हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशंस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी पास्कल लॉ को प्रूव किया कि कैसे हम पास्कल लॉ को डिराइव करके उसका एक्सप्रेशन देखा हमने और क्या उसकी स्टेटमेंट है वो चीज हमने देखी। अब इसी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि कैसे प्रेशर डेप्थ के साथ क्या करता है, वेरी करता है। किसी भी फ्लूइड का प्रेशर जो है उसकी डेप्थ के साथ वो क्या करता है, वेरी करता है। तो वो चीज हम देखेंगे। प्रीवियस यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया था। ठीक है, प्रिज्मेटिक राइट एंगल ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में जो भी आप लोग देख रहे होंगे उसमें हमने ना ही उसका वेट कंसीडर किया था, ना ही उसकी हाइट मतलब डेप्थ कंसीडर नहीं करी थी। अब जब हम देखेंगे कि कैसे फ्लूइड के अंदर प्रेशर वेरी करता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं। ये अपना क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक अपना एलिमेंट लेंगे, सिलेंड्रिकल एलिमेंट। मतलब पानी के अंदर मैं एक सिलेंड्रिकल हिस्से को देख रहा हूं और उसके ऊपर क्या कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं अपना। ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। ठीक है, और यहां पे हम क्या ले लेते हैं, अपने दो पॉइंट्स ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट है हमारा ए और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा बी। ठीक है, ये क्या है हमारी सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें क्या है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा फ्लूइड फिल कर देते हैं। और ये फ्लूइड जो है इसकी क्या है, एक डेंसिटी है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, जो क्या होती है, घनत्वता की, कितना डेंस्ड है कोई भी चीज। तो इस फ्लूइड की क्या होगी, एक डेंसिटी होगी रो, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इस फ्लूइड की क्या है, एक डेंसिटी है। और हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर यहां पे कंसिडर किया। ठीक है, और जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसका जो वो होगा एरिया, वो क्या होगा, ए। इस इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया जो होगा वो क्या होगा, चलिए कैपिटल ए ले लेते हैं, स्मॉल ए भी ले सकते हैं, नोटेशन हम कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, इसमें ना फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करते हैं। तो ये क्या है, पानी के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल हिस्से को उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी क्या है, एच हाइट है। और ये क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड एलिमेंट ही है, मतलब फ्लूइड के अंदर ही एक सिलेंड्रिकल भाग को लेके हम, ये पूरा भरा होगा, ऐसे तो कुछ नहीं दिखेगा, मगर उसके अंदर हम एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले रहे हैं। अब इसमें हम एनालिसिस करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा एट लास्ट, जब हम पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, कि कैसे ए और बी पॉइंट में क्या है, प्रेशर वेरी कर रहा है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, फोर्सेस कंसिडर कर लेते हैं, और कुछ चीजें कंसिडर करनी है क्या, नहीं। यहां पे क्या है, फ्लूइड कैसा है, रेस्ट में, फ्लूइड इज रेस्ट। ऑब्वियस बात है, कंटेनर में भरा हुआ है, कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो वो इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट है। और किसके अंडर है ये, अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी इसमें लग रहा है। प्रीवियस वाले पास्कल लॉ के हमने डेरिवेशन में ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी उसमें नहीं माना था, यहां पे हम मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, जो भी हमने एक एलिमेंट लिया है, वो एलिमेंट क्या है, उसकी हाइट है, तो वो क्या करेगा, उसका कुछ तो वेट होगा। क्योंकि यदि ये हिस्सा, पानी का ये हिस्सा मैं निकाल के एग्जैक्टली इसी एक शेप वाले कंटेनर में रख दूं तो उसका कुछ वेट तो होगा ना। तो बिल्कुल, तो ये फ्लूइड एलिमेंट का एक वेट होगा जो उसके सेंटर से हम उसको शो कर सकते हैं, और वो क्या होगा, W। ठीक है, इसका एक वेट होगा जिसको हम mg भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे। और क्या होगा, जब ये एलिमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसी पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाला फ्लूइड है, इसके ऊपर जितना भी पानी रहेगा वो क्या करेगा, इसमें एक फोर्स लगाएगा F1। अब जब ऊपर वाला
एलिमेंट पूरा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो नीचे वाला जिस एलिमेंट में है वो एलिमेंट भी क्या देगा, एक प्रकार का रिएक्शन देगा उसको। वो इसी जगह में है, एलिमेंट हिल नहीं रहा है, क्योंकि पानी के अंदर में कोई भी एक हिस्सा ले लूं वो थोड़ी ना इधर उधर हिलते रहेगा। यदि फ्लूइड रेस्ट में है तो, जब फ्लूइड रखा हुआ है तो वो हिलते थोड़ी ना रहेगा। तो इसका मतलब नीचे वाले जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, ऊपर वाली फोर्स के कारण एक और रिएक्शन देंगे, और नीचे वाले पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। तो नीचे से भी एक इसमें फोर्स लगेगी F2। ठीक है, अब यदि मैं एक नॉर्मल आपको चीजें बताता हूं, जैसे मान के चलिए एक कंटेनर है, ठीक है। अब हमें पता है कि पानी क्या होता है, लेयर लेयर के फॉर्म में होता है। तो पानी का क्या होती है, हर लेयर का अपना एक वेट होता है, ठीक है। हर लेयर क्या करेगी, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। हर लेयर क्या होगी, जैसे देखिए फर्स्ट लेयर ये वाली हमारी, पानी को हम ऐसे ही मानते हैं, यदि जनरली मैं पानी का एजम्पशन देखूं तो क्या होगा, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जो लेयर में होंगे, ठीक है। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो एटम्स जो जुड़ के जो बने हुए हैं, ऑब्वियस ही बात है, एकदम नीचे में एक पानी का एक पार्टिकल देखूं तो यहाँ पे एक एटम तो होगा, वो एटम्स ऐसे लेयर बन के होंगे, लेयर 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 में, ठीक है। और पानी को हम फ्लो भी ऐसी मानते हैं कि वो लेयर लेयर टूट के बहता है। तो उसी लेयर को मैंने क्या किया, यहाँ पे एनलार्ज करके ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या है, पानी की लेयर्स। अब देखूं तो ऊपर वाली लेयर का वेट लगेगा नीचे वाली लेयर में, इस लेयर का भी वेट लगेगा थर्ड लेयर में, थर्ड लेयर का भी वेट लगेगा फोर्थ लेयर में। मगर जैसे जैसे मैं नीचे जाते जाऊंगा ना, पानी का वेट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले जो सेकंड लेयर था उसमें सिर्फ फर्स्ट लेयर का वेट लग रहा था, ठीक है। थर्ड लेयर में क्या होगा, सेकंड और फर्स्ट दोनों लेयर का वेट लगेगा। तो ये चीज पानी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए क्या होता है बताओ, नीचे जाते जाते ना पानी का प्रेशर बढ़ना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर जितना भी वेट है पहले सिर्फ ये फोर्स लगाया, फिर उसके बाद ये दोनों मिलके फोर्स लगाए इस लेयर पे। यदि थर्ड लेयर की मैं बात करूं तो ये दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे जितना नीचे जा जाएंगे उतना पानी ऊपर बढ़ते जाएगा और वो अपना फोर्स लगाते जाएगा नीचे की तरफ। तो ये चीज इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है, जब नीचे का प्रेशर क्या हो, ज्यादा होते जाए हमेशा, तभी क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक चीजें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहां पे वो क्या कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, और कुछ एजम्पशन है क्या यहाँ पे, ठीक है। फ्लूइड रेस्ट में है, डेंसिटी, सारा एजम्पशन हमने ले लिया। अब यदि यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूं ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होंगी, दोनों तरफ से इसमें फोर्स लग रही होगी, और वो क्या होगा, रिजल्टेंट उनका 0 होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं समीशन Fx, मतलब सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसीडर कर दूं F2 और F3, तो F2 और F3 क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और ओवरऑल उनका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कुछ नहीं होगी, वर्टिकल फोर्सेस चेंज होंगी। F1 F2 अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी हाइट है, वो सेम लेवल में नहीं है। प्रीवियसली हमने पास्कल लॉ में देखा कि यदि वो एक ही हाइट में होता, यदि मैं एक हाइट में उसको लेता तो प्रेशर हर जगह सेम होता। मगर अभी ये सेम हाइट में है कि नहीं, अब इसमें हाइट आ गई, तो इसलिए हमने उसका वेट भी लिया है, ठीक है। सारा चीजें हमने कंसीडर कर लिया, फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है। तो फर्स्ट पॉइंट में अपना लूंगा वेट के बारे में, W, ठीक है, वेट। और वेट को मैं क्या लिख सकता हूं, mg लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। m इंटू जी क्या होता है, W होता है, और वेट क्या होती है, एक प्रकार की फोर्स होती है जो नीचे लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद यदि मैं मास को लिखना चाहूं तो मैं मास को डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे, रो इंटू वी, बिल्कुल रो इंटू वी भी लिख सकता हूं मैं मास को। क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी। डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यदि मैं यहां से मास को लिखना चाहूं तो रो इंटू वी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। अब यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू एक और उसका डायमेंशन जो उसकी हाइट होगी, ठीक है। एक ऐसा एरिया ले लिया और एक उसकी हाइट होगी, यही होता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम को भी मैं लिख सकता हूं, रो आ गया, वी को मैं लिख सकता हूं ए इंटू एच इंटू जी, ये क्या आ गया हमारा, वेट आ गया। वेट को मैं कैसे लिख सकता हूं, रो ए एच जी, ठीक है। पहले mg था, फिर रो वीजी हुआ, m में वैल्यू डाल दिया मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो वीजी आ गया। फिर वॉल्यूम की वैल्यू डाल दिया, जो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। किसी का भी एरिया और उसकी तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन होता है वॉल्यूम, तो मास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब ये क्या हुआ, ये तो एक वेट के बारे में मैंने सिर्फ लिखा कि वेट को मैं कैसे लिख सकता हूं। अब यदि मैं वर्टिकल फोर्सेस के बारे में बात करूं, जो F1 और F2 लग रहा है, तो ये फ्लूइड एलिमेंट कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, अपनी जगह में रुका हुआ है पानी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्टिकल फोर्सेस होंगी ना, इसमें वर्टिकल फोर्सेस मतलब जो ऐसे लगती है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मतलब जो हॉरिजॉन्टली लगती है। ये हॉरिजॉन्टल हुआ, लेटा हुआ, और ऐसे
90 डिग्री क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो इसमें जो वर्टिकल फोर्सेस लगेंगी ना वो क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी एक दूसरे को। मतलब F1 के साथ W जुड़ के नीचे लगेगा और F2 नीचे क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स, वही चीज क्या लिखी मैंने, स्टेटमेंट लिखी। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूं तो एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वो क्या होगा, यदि मैं यहां से फोर्स कंसीडर भी कर लूं तो फ्लूइड एलिमेंट रुका हुआ है तो वो क्या होंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स होगी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो मतलब दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जो 3 है, 1 2 3, उनको हम क्या करेंगे, नेट उनकी फोर्स निकालेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे इक्वेशन बनेगी, F1, ठीक है, F1 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाला F1, उसी के साथ सेम डायरेक्शन में क्या है, W है। तो F1 प्लस W इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, F2। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही है और F2 नीचे से लग रहा है। नीचे भी क्या है, पूरा फ्लूइड एलिमेंट, आप उसको रिएक्शन बोल दो, या नीचे का फ्लूइड एलिमेंट भी फोर्स लगाएगा क्योंकि उसको भी तो अपनी जगह में रहना है, और ऊपर फ्लूइड का वेट भी तो लगा रहा है फोर्स। ठीक है, तो सब एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे मगर होगा कोई नहीं, फोर्स लगते रहेगी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, F1 प्लस W इक्वल टू F2। नीचे तरफ की फोर्सेस एक साथ जोड़ दिया और एक जो अपोजिट फोर्स आ रही है उसको इक्वल टू में ले लिया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू F2 माइनस F1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जस्ट मैंने क्या किया है, उसको रीअरेंज किया, F1 को इधर मैंने माइनस में दे दिया। ठीक है, अब हमको एक चीज पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यदि मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब यदि मैं फोर्स निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर इंटू एरिया। तो उसी को मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब मैं दोनों को टर्म्स में लिख देता हूं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, तो F2 में क्या लिखूंगा मैं, P2A माइनस F1। F1 के लिए क्या होगा, P1 प्रेशर, P1 इंटू ए। एरिया क्या होगा, एरिया तो सेम ही होगा उस एलिमेंट का, उसी एलिमेंट में लग रही है, तो P2A माइनस P1A। ठीक है, W की वैल्यू यहां पे थी, अब मैं W की वैल्यू डाल देता हूं, क्या है वो, रो A H G इक्वल टू, यहां से मैं क्या करता हूं, A कॉमन ले लेता हूं, A, और क्या हो जाएगा यहां पे, P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1, ऑब्वियसली बात है, समझ सकते हैं नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, वही चीज हम देख रहे हैं, P2 माइनस P1 आ जाएगा। अब यहां से मैं देखूं क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है, तो A कैंसल आउट हो जाएगा, मेरा दोनों तरफ एरिया आ रहा है, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो H G, या मैं बोलूं रो जी एच। तो ये क्या बन गया, हमारा एक्सप्रेशन बन गया, मतलब प्रेशर डिफरेंस कहां का, सेकेंड पॉइंट का और फर्स्ट पॉइंट का। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, P2 को मैं P1 से माइनस कर रहा हूं तो कुछ वैल्यू आ रही है रो जी एच की, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो नीचे का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा ऊपर के प्रेशर के मुकाबले, यही तो देख रहे हैं हम, फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर और सेकंड पॉइंट का प्रेशर। तो ये क्या बताता है, एक प्रकार का डिफरेंस बताता है यहां पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। ये जो P है इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मैं मतलब और थोड़ा मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको डेल P भी लिख सकता हूं। P2 माइनस P1 का मतलब क्या होगा, डेल P लिख सकता हूं मैं, डिफरेंस दो चीज का। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेशर का चेंज है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाऊं तो वो प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, कि कैसी डेंसिटी है उसके प्रोपोर्शनल। जनरली हम मानते हैं यदि मैं इसको वाटर लेता तो वाटर की डेंसिटी नहीं चेंज होती, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको मैं बढ़ा दूं, 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कर दूं ना तो भी वाटर की डेंसिटी ज्यादा चेंज नहीं होती है। तो जो डिफरेंस है प्रेशर का, मतलब जो प्रेशर चेंज हो रहा है हाइट के साथ, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा किसके प्रोपोर्शनल होता है, एच के। मतलब जितना एच बढ़ेगा उतना प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ते जाएगा, जितना मैं पानी के अंदर जाते जाऊंगा प्रेशर बढ़ते जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जी के। ये इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि तीनों चीजों के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
ये हमने क्या किया, अब डिराइव किया। ठीक है, अब और चीज देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली स्टेटमेंट रहने दूंगा, बाकी सबको मैं क्या करूंगा, रब करूंगा। यदि आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम कैसे प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कैसे हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ये चीज देखी। अब उसके बाद यदि मैं एक और चीज मानूं, अभी मैं ये मान रहा था कि ऐसा है, अब ये ए पॉइंट को मैं मान लेता हूं फ्री सरफेस में ले लूं। इसका मतलब ये जो यहां पे सरफेस है, ये ए पॉइंट कहां है, सरफेस में है, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब यदि ए पॉइंट सरफेस में आएगा तो क्या होगा, देखते हैं। ए पॉइंट कहां चले जाएगा हमारा, सरफेस में। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ ए इज एट फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है कि वहां पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ए पॉइंट फ्री सरफेस में आ जाएगा तो जो फर्स्ट वाला प्रेशर है P1, P1 को मैं क्या लिखूंगा, P1 हो जाएगा मेरा PA, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो फ्री सरफेस में आ गया, तो यहां पे वातावरण का प्रेशर लगेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। सेकंड जो P2 है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल P हो जाएगा, मतलब कोई नॉर्मल प्रेशर, पानी के अंदर का कोई भी प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 P2 के बदले में क्या डाल दूंगा, P माइनस P1 के बदले क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू रो GH। ये क्या हो गया, डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, अब यदि मैं PA को इधर दे दूं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये PA इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, PA प्लस रो GH। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो P है ये क्या है, सेकंड पॉइंट का प्रेशर है, मतलब जब ये चला गया फ्री सरफेस में तो B पॉइंट का प्रेशर है, और PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्योंकि A कहां चले गया, फ्री सरफेस में चले गया। अब मैं यहां से मान के इसको मैं एलिमेंट को ऊपर ले गया पूरा, तो आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो प्रेशर रहता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो GH टर्म क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ये P क्या है, कोई भी पानी के अंदर का प्रेशर, ये वाटर है और इसके अंदर का प्रेशर P है, और ये एलिमेंट यहां पे प्रेशर क्या है, P है। सेम यही चीज की है, इसको हम ले जाके फ्री सरफेस में ले गए पूरा। तो जो पानी के अंदर प्रेशर रहता है ना वो P है। PA क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वातावरण जो प्रेशर लगाता है उससे रो GH टर्म क्या रहता है, ज्यादा रहता है प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई। अब यदि मैं इस इक्वेशन की बात करूं ना, तो ये इक्वेशन जो मेरे को प्रेशर देती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जानना कि ये कौन सा प्रेशर देती है। ये जो इक्वेशन मेरे को प्रेशर देगी ना, जो इक्वेशन मैं यहां पे लिखा हूं, ये मेरे को ना एब्सोल्यूट प्रेशर देती है। एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और मैं इसको बोलूं तो इसको बोलते हैं हम टोटल प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर इसको हम बोलते हैं। यदि मैं गेज के फॉर्म में लिखना चाहूं तो गेज क्या हो जाएगा, गेज के फॉर्म में जब भी लिखते हैं ना हम, तो हम गेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान देते हैं। तो इसका मतलब यदि मैं गेज फॉर्म में लिखूं ना तो P, और इसको मैं किस में लिख रहा हूं, गेज में लिख रहा हूं। दो प्रकार से हम प्रेशर को मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट में और गेज में। तो गेज में क्या हो जाता है ना, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 0 मान लेते हैं, तो P गेज क्या होगा पता है, सिर्फ रो GH होगा। अब इसको हम आगे जाके और देखेंगे, मैं आपको फिर बता देता हूं। जैसे यदि मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर हम पे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, और पास्कल। इतना प्रेशर तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या करता है, हमेशा लगाए के ही रखता है। तो जितनी भी हमारी चीजें इन्वायरमेंट में 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रेशर है, 5 जीरो उसके पीछे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता ही रहता है हमेशा। अब जितनी भी चीजें होंगी हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो क्या होंगी, सब चीजें इससे ज्यादा प्रेशर पे होंगी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर का प्रेशर इससे ज्यादा होगा। कोई भी हम प्रेशर की चीज बनाते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा है, तो कोई भी प्रेशर क्या होंगे हमारे सरफेस में, सब प्रेशर इससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है, हाँ, अब आप स्ट्रॉ से किसी फ्लूइड को सक कर रहे हैं तो आप अपने लंग्स के अंदर प्रेशर को कम कर देंगे, वो बात अलग है। बट जितनी भी चीजें होंगी हमारे एटमॉस्फेयर में, सभी से ज्यादा प्रेशर में होगी। जैसे सबसे सिंपल एप्लीकेशन लेते हैं टायर। जैसे हमारे बाइक का टायर रहता है जिसमें हम हवा भरवाने जाते हैं, उसका प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्लोज करके पैक करके रखा रहता है। तो प्रेशर नापने का दो तरीका, या तो इसके बाद ही इससे ही ज्यादा हाई चीजें भी, सारी चीजें हाई प्रेशर में रहेंगी, तो इसको जोड़ के बोलो
कि 1.013 into 10 to the power 5 और जो प्रेशर हमने थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ मिला उसको जोड़ दो, इतना ज्यादा प्रेशर बोलो या सिंपल गेज के फॉर्म में बोलो, इसको 0 मान लो, मतलब इतना प्रेशर तो हम झेल ही रहे हैं। अब इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना है, तो टायर में हम बोलेंगे कि ठीक है इसके ऊपर का प्रेशर है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। मगर यदि एटमॉस्फेयर भी कितना प्रेशर लगा रहा है और जितना किसी बॉडी के अंदर प्रेशर उसको मिला के हम बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर, कि ओरिजिनली प्रेशर कितना लग रहा है। बट जनरली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे जब आप हवा भराने जाते हैं तो वो एक गेज लेके आता है, प्रेशर गेज, उससे वो प्रेशर नापता है। तो वो कौन सा प्रेशर नापता है? वो गेज प्रेशर नापता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर है, बस वो उसको नापता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो थोड़ा सा प्रेशर है वो उसको बस नापेगा, वो पूरा नहीं नापेगा, जितना वातावरण लगा रहा है उसको जोड़ के आपको नहीं बताएगा। यदि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसको जोड़ के आप प्रेशर बताते हैं तो वो एब्सोल्यूट और टोटल प्रेशर रहता है। और सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखे होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे बीपी चेक कराने के लिए, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर रीड करता है। तो वो भी इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? गेज प्रेशर रीड करता है, मतलब वो इसकी वैल्यू को 0 मान लेता है। अब इसके ऊपर जितना प्रेशर है वो आपको बता देगा, मगर इसको जोड़ के नहीं बताएगा आपको, इसको 0 मान लेगा। ठीक है, तो ये होता है फर्क गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का। ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी समझ में आएगी। पानी के अंदर हम जितना जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच टर्म क्या रहेगा? प्रेशर हमारा ज्यादा रहेगा। तो सिंपल फॉर्मूला, यदि आपको, अब सिंपल यदि बात करें, यदि आपको प्रेशर निकालना है एब्सोल्यूट में तो आप क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यही चीज हम क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल बनाते टाइम देखेंगे कि हमें यदि प्रेशर निकालना है, यदि आपको कभी बोला कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो, PABS से जैसे मैं डिनोट करता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्लस करनी पड़ेगी टर्म रो जी एच, और इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं बोलता हूं PG, मतलब मैं इसको बोलता हूं गेज प्रेशर। तो जब भी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने बोलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर आपको प्लस करना पड़ेगा। सिर्फ आपको गेज प्रेशर निकालने बोला तो आप क्या कर सकते हैं? यहीं से मैं ले लूं गेज प्रेशर, यदि मैं यहां से निकालना चाहूं तो सिंपल क्या होगा? यदि आपको गेज प्रेशर निकालने बोला तो आप रो जी एच बस कैलकुलेट करेंगे जब आपको गेज निकालने बोला, और एब्सोल्यूट निकालने बोला तो आपको गेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को हम आगे जाके और अच्छे से देखेंगे। तो ये था हमारा क्या? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ऐसे प्रेशर क्या करता है? वेरी करता है। रो जी एच के टर्म में क्या करता है? प्रेशर वेरी करता है जितना आप फ्लूइड के अंदर जाते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल बनाते हैं हम। क्या बोलता है देखते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। एक स्विमर है, तैर रहा है और वो पानी के नीचे 10 मीटर नीचे है, पानी के लेवल से 10 मीटर नीचे, तो उसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा होगा? मतलब क्या है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक हल्का सा डायग्राम बनाते हैं अपने सेंस के लिए। ये क्या है? वाटर का सरफेस। ठीक है, वो स्विमर कहीं भी तैर रहा है, समुद्र में तैर रहा हो, कहीं भी तैर रहा हो, और ये क्या है? उसका फ्री सरफेस। मैं फ्री सरफेस का ऐसा साइन बनाता हूं, ये क्या है? पानी। और इसके अंदर क्या हो रहा है? स्विमर तैर रहा है। कितना नीचे तैर रहा है? एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, और ये पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना हो? 10 मीटर। यहां पे वो क्या कर रहा है? स्विमर तैर रहा है पानी से 10 मीटर नीचे। ठीक है, अब बोल रहा है यहां पे प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट में 10 मीटर नीचे। ठीक है, कौन सा प्रेशर निकालना है नहीं बोला। ये क्वेश्चन की हल्की सी वो है कि यहां पे उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो या गेज प्रेशर निकालो। हम तो दोनों तरीके से देख लेंगे कि वो हो जाएगा, बट यहां पे क्वेश्चन में और अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहिए। नहीं बोल रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो इस पॉइंट का मेरे को क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। तो हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेते हैं। तो हमें बस एक डाटा क्या गिवन है? हमें एच गिवन है, और वो कितना है? 10 मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है? लेक में स्विम कर रहा है, तो लेक मतलब किसका बना होगा? वाटर का ही बना होगा। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ये चीज आपको याद रखनी, बहुत इजी चीज है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे? प्रेशर निकाल लेंगे। हम कौन सा प्रेशर निकालते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। चलिए, PABS, या इसको मैं क्या बोलता हूं? टोटल प्रेशर भी बोलता हूं। तो ये क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस गेज प्रेशर, मतलब रो जी एच। ये रो जी एच ही सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसको बोलते हैं गेज।
गेज प्रेशर हम इसको बोलते हैं, सिर्फ रो जी एच की टर्म को ही। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमारा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में होता है, प्लस रो जी एच करेंगे हम। रो कितना है, वाटर की डेंसिटी 1000, जी हो जाएगा हमारा 9.81, कोई लोग 9.8 भी लेते हैं, कोई 10 भी लेते हैं, बस आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। और एच कितना है, मीटर्स में लिखना है, जो क्या है 10 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ प्लस, बीच में क्या है प्लस का साइन है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1000 इंटू 9.81 इंटू 10, तो देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, 1 इंटू 10⁵ आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब यहां से क्या है, और सिंपली के लिए क्या ले लेता हूं मैं, इसको 10 ही मान लेता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 ले लेता हूं सिर्फ इसको मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और सिंपल हो जाएगा। तो कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, तो प्लस क्या हो जाएगा 10⁵, 10⁵ हो जाएगा। या इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, 1 इंटू 10⁵। तो 1.013 प्लस 1 करना है, तो क्या हो जाएगा 2.013 इंटू 10⁵। इसी यही क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर आ गया हमारा किसमें, एब्सोल्यूट प्रेशर आया है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में। यदि आपको बोलता है गेज प्रेशर निकालो, तो सब आप सिर्फ ये तीनों को ही मल्टीप्लाई करते। तो गेज प्रेशर कितना होता, यदि आपको इस क्वेश्चन में बोला रहता कि गेज प्रेशर निकालो, कि सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर को मान लो जीरो और अंदर कितना प्रेशर बस ज्यादा हो रहा है वो निकालो, तो आप क्या करते, सिंपल रो जी एच करते, और वो कितना आता 10⁵ आता, सिर्फ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गेज प्रेशर क्या होता, सिर्फ इतना होता, और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है 2.013 इंटू 10⁵। ठीक है, अब यदि मैं एक और इसको टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, कैसे, मेरे को पता है कि 1.013 इंटू 10⁵ किसके बराबर होता है, ये किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, या मैं बोलूं पास्कल में है। ये किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है, और इसी को मैं बोल सकता हूं 1 एटीएम भी बोल सकता हूं। तो यहां पे क्या है 2.013 है, 1.013 2.013, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर मेरा कितना है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, तो मैं 2 एटीएम भी बोल सकता हूं उसको। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका आंसर लिखने का। इसका मतलब ऊपर में 1 एटीएम 10 मीटर पानी के नीचे गया, वो सिर्फ 10 मीटर नीचे गया, उसके ऊपर 2 वातावरण जितना प्रेशर लगने लग गया। मतलब जितना प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर लगाता है उससे दुगना प्रेशर उसके ऊपर लगने लग गया, सिर्फ वो 10 मीटर अंदर गया पानी के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 2 आंसर। ठीक है, समझ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमसे बन गया। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, रीड करते हैं क्या बोल रहा है। एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर इन एन ओशन, मतलब बोल रहा है कि एक समुद्र में 1000 मीटर अंदर, सबसे पहले फर्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द गेज प्रेशर, गेज प्रेशर निकालना है। थर्ड चीज क्या निकालनी है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन एट ए सी लेवल, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक सबमरीन है जो क्या है 1000 मीटर अंदर है, और उसकी एक विंडो है, उस विंडो में बाहर से पानी कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालो, क्योंकि सबमरीन के अंदर का प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो जब थर्ड पॉइंट बनाएंगे तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल हमें दिया है 1000 मीटर अंदर पानी में कितना एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको बनाते हैं। बस हमें एक ही डाटा दिया है कि वो एक डेंसिटी दी हुई है, हाँ एक डेंसिटी भी हमें गिवन है, वो भी देख लेते हैं हम। यहां पे दिया है डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, समुद्र के पानी की डेंसिटी कितनी है 1.013, 1000 नहीं दिया है यहाँ पे। यदि आपको डेंसिटी 1.03 दी होगी तो आप इतना लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है आपको 1000 नहीं दिया है, 1.013 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है ये। ठीक है, मैं उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना भूल गया, ये क्या है इसको सुपरस्क्रिप्ट करना भूल गया। 10⁻³ दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू दिया है कि 10 लो। चलो अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, 9.8 देता है तो इंटू करने में दिक्कत जाती है। ठीक है, मतलब आप जब सॉल्व करेंगे तो 10 जल्दी होता है,
तो 10 टू द पावर 3 1.013 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी दी है। जनरली 1000 होती है, मगर आपको दूसरा डाटा दिया तो अब वो लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है 1.013 लेंगे आप इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना, 1000 मीटर नीचे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है हमारा फ्लूइड सरफेस, और यहां पे क्या है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड का क्या है, फ्री सरफेस। और यहां पे एक पॉइंट होगा नीचे में, जो कितना है 1000 मीटर नीचे है पानी से। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 1000 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, और पहले क्या बोला है हमें 1000 मीटर, ये क्या है हमारा h है। और हमें एक और गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, मतलब डेंसिटी दी हुई है किसकी, सी वाटर की। और वो कितनी है 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3। यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ये दोनों डाटा हमें गिवन है। फर्स्ट हमें क्या निकालने बोला है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमें निकालने बोला है P, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ABS। इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर या टोटल प्रेशर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, जो क्या होता है रो, G और H होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा 1.013 PA प्लस रो GH 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस डेंसिटी कितनी दी है 1.03 इंटू 10 टू द पावर कितना 3, जी की वैल्यू 10 और हाइट कितनी दी है 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। देखते हैं 1.013 और 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 और 10। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको मैं एक साथ ले लेता हूं। 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 1.03, 3 जीरो है, 4 5 6 7 इंटू 10 टू द पावर 7, 7 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 7 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करता हूं, सिंपल 10 टू द पावर 5 को क्या कर लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। तो क्या हो जाएगा 1.013, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं बस, प्लस 1.03 इंटू 10 टू द पावर 2। इसके पास तो 7 है तो अंदर 2 बचे रहेगा, और बाहर में क्या निकाल लिया, इंटू 10 टू द पावर 5 निकाल लिया बाहर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.013, और ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो चले गया तो 103 हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा, देखते हैं कितना आएगा, 104.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये क्या आ गया हमारा 104 आ गया, 103 था, 1000 मीटर नीचे देखो 104 आ गया। मतलब अब हम देखते हैं कि ये किस में आया, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल रहे हैं हम फर्स्ट आंसर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब कितना हो जाएगा, PABS, या इसको मैं बोलता हूं टोटल प्रेशर। 10 टू द पावर 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ATM में भी लिख सकता हूं, मतलब 104 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, यदि मैं पॉइंट को कंसीडर ना करूं तो, या सिमिलर बोल दूं, अप्रॉक्स 0.1 ही तो ज्यादा है। तो ये क्या आ गया, हमारा प्रेशर आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर कितना 104 ATM। मतलब देखिए ऊपर में एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर 1 ATM का प्रेशर ऊपर में है, और वो 1000 मीटर पानी के अंदर गया तो प्रेशर 104 हो गया। इसका मतलब वातावरण का जो प्रेशर लगता है वो 104 गुना बढ़ गया है 1000 मीटर पानी के नीचे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल गया। सेकंड बनाते हैं। सेकंड हमें क्या निकालने बोला था, गेज प्रेशर निकालो, P गेज। तो P गेज सिंपली कैसे निकालते हैं हम, रो G H करके। मतलब अब क्या है,
एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना ज्यादा है, बस ये बोल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, टोटल नहीं बताने बोल रहा है। तो रो जीएच हम करेंगे सिंपल, रो की वैल्यू कितनी है 1.03 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 और हाइट कितनी नीचे जा रहे हैं हम 1000, तो कितना आएगा वही 1.03 इंटू 10⁻7 लिख सकता हूं इसको मैं, या पी गेज जो गेज प्रेशर निकालना है, ठीक है, 2 दे दूंगा तो क्या हो जाएगा 103 इंटू 10⁵, ये किसमें है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और मैं इसको क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं पास्कल, ठीक है। अब यदि मैं उसमें निकालना चाहूं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं गेज, तो कितना हो जाएगा 103 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये क्या है एटीएम के टर्म में 103 क्या आ जाएगा एटीएम, इक्वल टू बोलो या सिमिलर बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 103 एटीएम आ जाएगा। मतलब यदि मैं 1000 मीटर अंदर पानी में जाऊं जिसकी डेंसिटी 1.03 है, तो इसका मतलब कितना वहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना लगेगा 104 का, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है उसका 104 गुना, और उसी को मैं गेज में देखूं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो सिर्फ एक होता है ना, तो माइनस कर दूंगा एक सिंपल इससे, तो 103 आ जाएगा, वही चीज हमने यहां पे निकाली गेज प्रेशर कैलकुलेट करके। तो 2 आंसर आ गए हमारे। अब थर्ड सबमरीन वाला केस, ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस में हम क्या करेंगे, लोग जनरली ऐसी सॉल्व कर देते हैं, बट मैं आपको क्या करूंगा डायग्राम बना के दिखाता हूं कि कैसा होगा, क्योंकि क्या है बहुत आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में क्या होगा वो आपको सीधा सॉल्व कर देगा फॉर्मूला लगा के, बट मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि कैसा होगा सबमरीन वाला केस। तो बोल रहा है कि सबमरीन के एरिया के विंडो की वो दिया है, विंडो का एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया है, और बोल रहा है कि बाहर से उस विंडो में कितनी फोर्स लगेगी वो निकालो, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये हमारा वाटर लेवल, वाटर का फ्री सरफेस, अब क्या है सबमरीन का विंडो की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं एक सबमरीन का विंडो ले लेते हैं यहां पे, ये क्या है मान लेता हूं मैं ये उस सबमरीन का क्या होगा विंडो होगा, ये हमारी रही सबमरीन, ठीक है। शेप कुछ भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, शेप एकदम सही नहीं बना रहे बट समझना इंपॉर्टेंट है। ये सबमरीन हो गई। अब उसके बाद यदि मैं इसके विंडो को और अच्छे से देखूं, ये क्या है विंडो मेरे को साइड से दिख रहा है, अभी मैं सबमरीन को ऐसे सामने से देख रहा हूं, यदि मैं इसके विंडो को साइड से देखूं ना तो यही क्या होगा इसका एरिया होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैसा, ये विंडो कैसा है उसका, ये हम बोलेंगे एक प्रकार का साइड व्यू है, जो अंदर इंसान बैठा होगा उसको विंडो कैसी दिखेगी ऐसे दिखेगी, जैसे मैं विंडो को ऐसे देखता हूं साइड से तो मेरे को ऐसे दिखेगी, मगर मैं सामने से देखूंगा तो मेरे को वो ऐसे दिखेगी, तो जो अंदर इंसान बैठा होगा उसको विंडो ऐसी दिखेगी, और यही क्या है विंडो का एरिया है 20 सेंटीमीटर, और नीचे वाला एरिया भी क्या है 20 सेंटीमीटर। अब कोई पूछेगा इसमें फोर्स कहां से लगेगी, कि फोर्स अंदर लगेगी कि बाहर लगेगी, ये किसी का डाउट हो सकता है। ये डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, पानी के अंदर कितना है वो 1000 मीटर है। मान लेते हैं कि ये विंडो बहुत छोटी होगी तो ये पूरी सबमरीन ही 1000 मीटर में होगी, हम ऐसा बोल देते हैं। ऊपर से मैंने छुआ है इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाले एरिया की हाइट अलग होगी, वो भी 1000 मीटर में ही हम मान लेते हैं, पूरी सबमरीन ही 1000 मीटर के अंदर है पानी के अंदर। तो अब यदि मैं फोर्स की बात करूं तो सबमरीन में फोर्स कैसे लगेगी बताऊं, बाहर से लगेगी, इसके ग्लास में पानी के कारण ना यहां पे फोर्स लगेगी बाहर से, अंदर नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि अंदर ना सबमरीन के अंदर क्या होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहता है, सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहता है, जो वातावरण का प्रेशर है वही सबमरीन के अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर जाएगी और यदि हम थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर रखेंगे ना तो इंसान लोगों को ब्रीथ करने में मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। एक इंसान यदि सही तरीके से देखा जाए तो बहुत प्रेशर झेल सकता है। मैंने कुछ मतलब रीड भी किया है तो उसमें देखा है कि कुछ लोगों ने 70 एटीएम का प्रेशर तक भी 2-3 घंटे के लिए सहन किया है, बट उन लोग क्या करते हैं ब्रीथ करने के लिए ना मतलब मिक्सचर अलग लेते हैं, उन लोग सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते, उन लोग हीलियम और बहुत सारी चीजों का मिक्सचर ब्रीथ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा बाहर का आपके बॉडी का दिक्कत आने लग जाएगी, मतलब आपको जो आप
सांस लेते हैं ना, वही आपके लिए जहर हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी 2-3 बार प्रेशर हुआ तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। जितने भी स्कूबा डाइवर्स लोग रहते हैं जो एकदम पानी के अंदर डाइव करते हैं और जो बहुत अंदर अंदर तक जाते हैं, उन लोग सिर्फ एयर ब्रीथ नहीं करते हैं, उन लोग अपना एयर की कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हीलियम ले लेते हैं, ताकि वो क्या हो, स्टेबल हो। क्योंकि जितना आप पानी के अंदर यदि प्रेशर बढ़ेगा ना, तो क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं ना, नॉर्मल जो सांस लेते हैं, नॉर्मल हवा भी हमारे लिए पॉइजनस बन जाती है। तो सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है, उसमें बाहर से फोर्स लग रही है, ठीक है। अब उसमें एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हमें क्वेश्चन में कितना है, गिवन है 20 × 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या होगा, 400 सेंटीमीटर। चेंज करूंगा इसको मीटर में, क्योंकि हम सारी चीजें मीटर में रखते हैं, तो 400 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 400 × 10⁻⁻4 हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा एरिया जो हम लेंगे, क्योंकि हम उसको क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, यहां पे इस फोर्स को निकालना है, तो हमें पता है कि इतनी डेप्थ में कितना प्रेशर लगेगा। प्रेशर निकाल लिए हम यहां का, ठीक है, और हम कौन सा प्रेशर निकालेंगे, गेज प्रेशर निकालेंगे यहां पे। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहां पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने की जरूरत, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं है, हम गेज से काम चला सकते हैं कि कितना गेज प्रेशर लग रहा है इस विंडो में, वो प्रेशर, फिर हमें एरिया पता है विंडो का, तो हम क्या कर लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। और गेज प्रेशर कितना लग रहा है, 1000 मीटर के अंदर पानी में गेज प्रेशर हमारा सेकंड आंसर था, जो क्या है, 103 एटीएम। तो अब सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, यही वाले रिलेशन से फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू पी, और मैं इसको लिख रहा हूं, गेज प्रेशर लेंगे हम, पी इंटू एरिया, किसका, विंडो का। कितना हमारा सेकंड आंसर कितना आया था, 103 एटीएम आया था, उसको मैं क्या लिखूंगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखूंगा। तो 103 इंटू 10⁻⁵, तो वो किसमें हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, इंटू एरिया। एरिया कितना है हमारा, 400 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा हमारा आंसर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 10⁻4 को हम क्या कर सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, 103 इंटू 10⁵ इंटू 400, 10⁻⁻4 को मैं नीचे ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10⁻4 हो जाएगा। अब यहां से मैं कैंसल आउट करूं तो 10⁻4 पूरा 4 गया, और यहां से 5 खत्म हो गया। तो 103 इंटू कितना है, यहां पे 400 है, और 100 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो यदि मैं यहां पे फोर्स की वैल्यू निकालू ना, तो फोर्स कितनी आएगी, 412, कितना जीरो है, 3 जीरो न्यूटन। ये क्या आ जाएगी, हमारी फोर्स की यहां पे वैल्यू आ जाएगी, 41200 न्यूटन। और यदि मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं, तो ये क्या आ गया, हमारा एग्जैक्ट आंसर। आप भी सॉल्व करके देखेंगे, यही आएगा। अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा, 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर, सिर्फ फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सिर्फ न्यूटन होगी, 10⁵ न्यूटन। 10⁵ के टर्म्स में यदि लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा आंसर, मतलब 4.10 इंटू 10⁵ न्यूटन, इतनी फोर्स लगेगी इसकी खिड़की में। तो जब हम सबमरीन डिजाइन करते हैं ना, तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई उसकी खिड़की में कितनी फोर्स लगेगी, 1000 मीटर नीचे का ही सबमरीन, तो उस हिसाब से इसका मटेरियल लेंगे हम, कि हाँ भाई ऐसा मटेरियल लेते हैं जो वो इतना फोर्स सह ले। तो ये क्या थे, हमारे प्रेशर के न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में, आगे बढ़ेंगे, और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे, बैरोमीटर क्या होता है, ओपन मैनोमीटर क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।